Good morning to all. I hope all of you are fit and fine. Welcome back to the biology class. Today I am going to discuss certain topic of lesson our environment. Last टर्न पे हमने डिस्कस किया था फूड चेन, फूड वेब, 10% लॉ, यानी कि जब फूड चेन यानी कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में फूड का ट्रांसफर होता है तो अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ होता है। ये लास्ट टर्न पे हमने जो है समझा था। आज के अपने इस सेशन को प्रोसीड करते हैं और कुछ सर्टेन टर्म्स को समझते हैं। तो आज के टर्म है दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन हमारा होता क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन? जब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इंक्रीज हो जाते हैं ट्रॉपिक लेवल्स में तो उसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। यानी कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होते चले जाते हैं। ये कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं जो ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होते हुए चले जा रहे हैं? दीज आर रोडेंटिसाइड, दीज आर पेस्टिसाइड्स, these are weedicides, fungicides, collectively known as biocides। इनको collectively हम biocides बोल देते हैं। तो कुछ बायोसाइड जैसे कॉमन एग्जांपल मैंने लिया है डीडीटी का, बीएचसी का, ये वो वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो ट्रॉपिक लेवल में जो एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं। जब ये ट्रॉपिक लेवल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो इसका ट्रॉपिक लेवल की ऑर्गेनिज्म पे बहुत इम्पैक्ट आता है। तो वो इम्पैक्ट क्या है, चलिए कुछ एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। जैसे मरकरी का, जब मरकरी का बायोमैग्निफिकेशन हुआ तो फिशेस की डेथ होने लगी, बहुत सारी फिशेस किल हो गई। ये मरकरी बायोमैग्निफिकेशन था और इसकी वजह से डिजीज कॉज हुई, दैट इज मीनामाटा डिजीज, जो कि जापान में जो है जिसको देखा गया। ये जो डीडीटी है दैट इज कॉमन सा एक हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है हमारा ये बर्ड्स की जो एग की शेल होती है उसको इंटरफेयर करता है, उसको बनने नहीं देता है, जिसकी वजह से वो थिन होती हुई चली जाती है। और जो बर्ड्स के जो एग का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो उसमें ही ब्रेक हो जाती है और जो बर्ड्स के जो बेबी होते हैं वो बहुत अनडेवलप प्रोड्यूस होते हैं। दैट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। अपने नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अपने चारों तरफ बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम लोग देखते ही हैं। यानी कि कहीं का भी किसी पर्टिकुलर एरिया का फिजिकल फैक्टर जो है, वहाँ के जो फिजिकल फैक्टर है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब उनमें चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आ जाते हैं। और जब क्लाइमेट में चेंज आते हैं तो बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है तो उसका मेन कल्प्रिट जो होता है दैट इज ह्यूमन बीइंग। उसका मेन कल्प्रिट है दैट इज ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग्स की जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, इन सब की वजह से एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है, होती चली जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एक दूसरी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है दैट इज एसिड रेन। यानी कि जो रेन है उस रेन में जब एसिड, डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड जब मिक्स हो जाते हैं तो एसिड रेन बन जाती है। जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एसिड मिक्स हो जाते हैं और जो रेन है उसकी पीएच को एसिडिक कर देते हैं। उस एसिडिक पीएच का बहुत अगर हम देखें कि क्या इफेक्ट हो रहा है तो जो जितनी जब वो सॉइल पे में आती है तो सॉइल की जो है क्या बोलते हैं फर्टिलिटी को वो डिक्रीज कर देती है। दूसरी बात सॉइल के जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल कर देती है। और एक आपने सिंपली सुना हुआ होगा जो ताजमहल है, तो ताजमहल का जो मार्बल होता है वो जो पहले बिल्कुल वाइट हुआ करता था, अब जो है इस एसिड रेन की वजह से, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं और इस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से जो है और ये जो एसिड रेन की वजह से जो वाइट वाला मार्बल था धीरे धीरे वो जो है येलोइश होता चला जा रहा है। एक नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पे आ जाता है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ग्लोब का गर्म हो जाना, यानी अर्थ जो है इस अर्थ का गर्म हो जाना, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्टेन काइंड ऑफ गैसेस जो है वो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई चली जा रही है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करने वाली गैसेस हैं।
ये गैसेस जब सन की हीट जो हमारे अर्थ पर जो पेनिट्रेट करती है, ये गैसेस उस हीट को जो है बाहर एस्केप नहीं करने देते, उसको बाहर निकलने नहीं देते, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर रेज होता चला जाता है। दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कंपेयर किया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, यानी जो ग्रीन यानी ग्लास का जो पैनल है, जो ग्रीन ग्लास का पैनल है, उस ग्लास के पैनल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है परसिस्ट करती है, जिसकी वजह से उस ग्लास पैनल का टेम्परेचर रेज होता रहता है, रेज रहता है उसका टेम्परेचर। तो यानी दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि ये जो गैसेस हैं, दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। अब इस ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, यानी कि जो हमारी एनवायरमेंट है उसके ऊपर इस ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट आता है, इसका बहुत इन्फ्लुएंस है। इसको समझते हैं। जैसे कि जो सी है उसका लेवल राइज होता चला जा रहा है, यानी कि जो माउंटेन्स हैं जिन पर जो है पूरे साल भर में जो आइस से कवर्ड रहते हैं, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी यानी कि अर्थ का टेम्परेचर रेज होगा, तो वो जो आइस है वो मेल्ट होती चली जाएगी और वो वाटर जो होगा वो रिवर्स में आएगा एंड देन सी में आ जाएगा, जिसकी वजह से सी का लेवल राइज हो जाएगा और जिसकी वजह से फ्लड कॉज हो जाएंगी। अच्छा, जब ये ग्लोबल वार्मिंग, अब से इम्पैक्ट की बात करें, तो ग्लोबल वार्मिंग जब है यानी कि टेम्परेचर रेज है, यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारे वेक्टर्स जो होते हैं जो डिजीज को स्प्रेड करते हैं, वो वाले वेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिजीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक और जैसे डेजर्ट है, जैसे डेजर्ट जो है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डेजर्ट जो है वो इंक्रीज होते हुए चले। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर यानी ओजोन यानी कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन लेयर जो है टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ओजोन जो होती है, ओजोन का बेनिफिट बहुत बड़ी बेनिफिशियल होती है ये हमारे लिए। ओजोन लेयर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को जो है जो प्रिवेंट करती है, उसको जो है अर्थ तक आने नहीं देती है। अल्ट्रा यूवी रेज को जो है प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेज को सन से आने नहीं देती। तो ये ओजोन लेयर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है हमारे लिए। तो ये जो ओजोन लेयर है, मगर आजकल जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट होती चली जा रही है, ये खत्म होती चली जा रही है। तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का जो मेन फैक्टर है दैट इज CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये इसको कूलेंट्स यानी रेफ्रिजरेटर्स में यूज करा जाता है, इसको जो है AC में यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत इजीली रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ब्रेक हो जाते हैं क्लोरीन में ये ब्रेक हो जाते हैं। और ये क्लोरीन, इसको एक्टिव क्लोरीन भी कह सकते हैं। तो ये एक्टिव क्लोरीन क्या करती है, ये ऑक्सीजन ये जो है ये ओजोन के साथ, ये एक्टिव क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करती है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाती है। जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करता है। ये ओजोन लेयर जो कि इतनी प्रोटेक्टिव है, जो कि हमारे को यूवी रेस से प्रोटेक्ट कर रही है, ये वाली ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर, इसमें जो है टर्म दैट इज ओजोन होल, यानी कि डिक्लाइनिंग ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस। ओजोन की लेयर जो मोटी बनी हुई थी, जो थिक थी काफी, वो धीरे धीरे थिन होती हुई चली जा रही है, दैट इज ओजोन होल। और एंटार्क्टिका में सितंबर 2003 में जो है इस होल को देखा गया था। अब आते हैं इल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, यानी कि अगर ये ओजोन जो कितना प्रोटेक्शन कर रही है, यूवी रे से जो प्रोटेक्ट करती चली जा रही है, इसका जो डिप्लीशन, अगर ये डिप्लीट हो गई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि यूवी रेस, इसका मतलब फिर तो ये हो गया कि यूवी रेस जो है अर्थ पर आने लगेंगी, जिसकी वजह से स्किन का कैंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से आई का कैटरेक्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो है फोटोसिंथेसिस जो मेरे प्लांट्स में होता है, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो इनहिबिट हो जाएगा, और बॉडी का यानी कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो जो है धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट।
हम अपने चारों तरफ बहुत सारे वेस्ट को का प्रोडक्शन देखते हैं, बहुत सारा वेस्ट अपने चारों, ट्रिमेंड्रस रेशो में वेस्ट इंक्रीज हो रहा है। वेस्ट इंक्रीज करने के होने के रीजन क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत इम्प्रूव हो गया है, और डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट्स हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। इसकी वजह से जो है वेस्ट जो है बहुत प्रोड्यूस होता चला जा रहा है। अब जब ये वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके डिस्पोज करने के, इसके डिस्पोजेबल के बहुत कुछ मैथड्स होने चाहिए। तो चलिए उसके मैथड डिस्कस करते हैं कि कैसे उन वेस्ट को जो है डिस्पोज किया जाता है। तो कुछ मैथड्स मैंने यहाँ पर जो है बताए गए हैं, चलिए इनको डिस्पोज करते हैं। यानी कि पहला मेथड लिया, दैट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में क्या होता है? सेग्रीगेशन में जो है वेस्ट को जो है अलग अलग कर लिया जाता है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है सेपरेट कर लिया जाता है। यानी कि उनके जो डस्टबिन होते हैं, यानी जो उनके बिन्स होते हैं, उनको भी सेपरेट कर लिया जाता है। ग्रीन कलर का जो डस्टबिन होता है, जो बिन होता है, वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के लिए होता है, और जो ब्लू कलर का बिन होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के लिए होता है। द सेकेंड वन मेथड इज ऑफ डंपिंग। डंपिंग में जो भी जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको लो लेइंग एरियाज पे जो है डंप कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज लैंडफिल। ये जो है सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज फिल करने का, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का जो है सबसे इजिएस्ट मेथड है। थर्ड वन पे आ जाता है, दैट इज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, जितने भी सारे ऑर्गेनिक यानी बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होता है उसको जो है एक पिट बना करके उसमें डाल दिया जाता है, पिट को ढक दिया जाता है, और जिसकी वजह से वो जो है एरोबिकली और एनारोबिकली जो है कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, और इसको जो है फील्ड्स में, क्रॉप में डाल दिया जाता है। तो उसकी वजह से फील्ड की यानी क्रॉप की जो है, यानी हमारी जो फील्ड है, हमारी सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। द फोर्थ मेथड इज ऑफ इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में मतलब जितना भी मेडिकल वेस्ट होता है उसको हाई टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है, यानी कि जैसे ग्रेटर देन 670 डिग्री सेंटीग्रेड, और एरोबिकली उसको बर्न किया जाता है मेडिकल वेस्ट को इंसिनरेशन में। नेक्स्ट वन यानी आ जाता है, दैट इज ड्रेनेज। इट इज द मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड स्लज थ्रू अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम। इट इज द इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ 90% ऑफ वेस्ट वाटर। लास्ट वन आ जाते हैं, यूज ऑफ स्क्रबर पे आ जाते हैं। यूज टू सेपरेट डस्ट एंड टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम एयर। तो ये कुछ मेथड मैंने डिस्कस करे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, यानी जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिस्पोज कैसे किया जाता है। तो गाइज अपनी आज के इस वीडियो में मैंने कुछ आवर एनवायरनमेंट के टॉपिक डिस्कस किए, यानी कि आवर एनवायरनमेंट चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गुड बाय टू ऑल।